हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज की क्लास हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रैश कोर्स की क्लास है उसी क्लास तक हमारा कंटिन्यूएशन है। लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको क्रैश कोर्स की क्लासें मिल रही हैं। पहले हमने नर्सिंग फंडामेंटल का क्रैश कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद हम अब शुरू कर रखा है हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्रैश कोर्स। आई होप ये जो क्रैश कोर्स है ये आपकी तैयारी को और भी अच्छा बना रहा होगा, और भी रिफाइन कर रहा होगा, अच्छा बना रहा होगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ये सारी चीज़ जो क्रैश कोर्स है उनका फ़ायदा सबको मिल सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्रैश कोर्स की क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा सीजर डिसऑर्डर। तो सीजर डिसऑर्डर के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था सीजर डिसऑर्डर के बारे में, हमने देखा था कि सीजर क्या होता है। सडन और अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सडन और अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन दैट विल चेंज द बिहेवियर एंड मूवमेंट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मूवमेंट है बॉडी की, और बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी स्टेजेज ऑफ किस चीज की, स्टेजेज ऑफ सीजर। सीजर की जो स्टेजेस पढ़ी थी उसमें हमने देखा था ओरा इक्टल फेज में दो चीजें आती हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर होते हैं, और पोस्ट इक्टल फेज में पेशेंट है वो रिकवरी करता है। ये तीन फेज हमने पढ़ी थी सीजर की। नेक्स्ट हमने देखे थे कोजेज में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है, टॉक्सिन्स का कंजप्शन अगर कोई इंडिविजुअल कर लेता है उस कंडीशन के अंदर, एनोरेक्सिया ड्यू टू द हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद आता है आपका ट्यूमर, जो भी ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और एंसेफेलाइटिस। ये मोस्ट कॉमन कोजेज हैं जिनकी वजह से सीजर डिसऑर्डर है वो कोज होता है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लासेस समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीजर। आज की क्लास शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक की टाइप ऑफ सीजर। की टाइप ऑफ सीजर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सीजर्स की मतलब कौन से ब्रेन के किस पार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो टाइप ऑफ सीजर में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो टाइप ऑफ सीजर में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पार्शियल सीजर। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि पार्शियल सीजर का मतलब हो गया ये ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, नॉट इंक्लूडिंग द एंटायर ब्रेन। ये पूरा एंटायर ब्रेन है, वहां से इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेज है उनका आउटबर्स्ट पूरे एंटायर ब्रेन से नहीं होता, किसी ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट से या किसी भी लोब से हो सकता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी पार्शियल सीजर। तो इसमें ये लिखा है अपन ने, यही हमने यहाँ पे कंसाइज वे में लिखा है कि ओरिजिनेट फ्रॉम द वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। अब इसके अंदर है कि सिंपल पार्शियल सीजर आ सकते हैं, हो सकता है किसी इंडिविजुअल को कौन कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर हो। सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये पार्शियल सीजर के अंदर दो प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट, पार्शियल सीजर का मतलब यही है कि जो इंडिविजुअल है उसके ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट से, नॉट इंक्लूडिंग द एंटायर ब्रेन, ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है उनका आउटब्रस्ट होता है। वन पर्टिकुलर पार्ट, आउटब्रस्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्ट, आउटब्रस्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वन पर्टिकुलर पार्ट से ये ओरिजिनेट होते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जर्नलाइज्ड सीजर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जर्नलाइज्ड सीजर का मतलब है एंटायर ब्रेन को ये क्या करके रखते हैं, इंक्लूड करके रहते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटायर ब्रेन मतलब जनरलाइज सीजर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज का जो आउटब्रस्ट होता है वो कंप्लीट ब्रेन से होता है, वो पूरे एंटायर ब्रेन से इंक्लूड किया हुआ होता है, और वहीं से ही वो ओरिजिनेट होता है। आउटब्रस्ट ऑफ आउटब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द कंप्लीट
फ्रॉम द कंप्लीट और एंटायर ब्रेन, फ्रॉम द एंटायर में कंप्लीट ब्रेन और पूरे एंटायर ब्रेन से अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का आउटब्रस्ट हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर में तीन प्रकार के सीजर होते हैं। फर्स्ट वन है अब्सेंट सीजर। जनरलाइज्ड सीजर में तीन प्रकार के सीजर होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपका अब्सेंट सीजर। अब्सेंट सीजर का मतलब है कि आपको ये लगेगा कि पेशेंट सो रहा है। अब्सेंट सीजर में क्या होता है कि पेशेंट सो रहा है लेकिन पेशेंट को सीजर्स आकर के कब चले गए पेशेंट को खुद को भी पता नहीं लगता। और अब्सेंट सीजर का दूसरा नाम क्या है? पिटमाल सीजर। अब्सेंट सीजर का दूसरा नाम है पिटमाल सीजर। स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है कि पिटमाल सीजर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो अब्सेंट सीजर और पिटमाल सीजर दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट वन जो जनरलाइज सीजर का जो टाइप आता है उसमें आता है आपका टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर स्टूडेंट क्या होता है? नॉर्मली टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स है उनके अंदर इनवॉलेंट्री रिपीटेडली इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं और उनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? चेंजेस होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है और अबनॉर्मल मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और टोनिक क्लोनिक सीजर को बोला जाता है ग्रैंड माल सीजर। यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ग्रैंड माल सीजर। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ईसीटी आप सबने पढ़ रखा है क्या? ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी में किस प्रकार के सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं? ईसीटी में किस प्रकार के सीजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? ईसीटी के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ईसीटी के अंदर ग्रैंड माल सीजर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ईसीटी में ग्रैंड माल सीजर सीजर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं ईसीटी के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि ईसीटी में किस प्रकार के सीजर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ईसीटी के अंदर ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत बार ये वाला एमसीक्यू बहुत बार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर देखा जा चुका है। नेक्स्ट वन है जो थर्ड वन जनरलाइज सीजर का जो थर्ड वन टाइप है वो है अपना मायोक्लोनिक सीजर। कौन सा टाइप है? मायोक्लोनिक सीजर होता है आपका मायोक्लोनिक सीजर। तो मायोक्लोनिक सीजर्स का मतलब है कि मसल्स के जो इनवॉलेंट्री हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके अंदर रिपीटेडली इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग सीजर्स। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। तो ये मसल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखता है। ठीक है, तो ये थे सीजर्स के टाइप जिनको जो मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। अब हम बात करते हैं सीजर्स के ट्रीटमेंट की। अब हम बात करते हैं सीजर के ट्रीटमेंट की कि अगर किसी इंडिविजुअल को सीजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट वन आता है एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन। सबसे पहली बात एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन। अब यहाँ पे पहला एमसीक्यू यही बन गया आप लोगों के लिए, पहला एमसीक्यू ये एमसीक्यू बन गया है कि एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन क्या होती हैं। एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन है वो क्या होती है, ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन बन चुका है। तो अब इसका देखो, इसका आंसर देखो। एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन वो मेडिकेशन दोज मेडिकेशन और ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल और इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर और कन्वर्जन कि एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस हैं जो सीजर्स के या कन्वर्जेंस के मैनेजमेंट के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए काम में ली जाती
सॉरी, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर सीजर्स के ट्रीटमेंट के अंदर काम में ली जाती हैं, उन सारी मेडिकेशन को हम क्या कहते हैं, एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन। तो उन एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन के अंदर सबसे पहले है कार्बिमेजापाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा स्टूडेंट। दूसरा है सोडियम वेलपोरेट। ये दोनों ड्रग्स सबसे ज्यादा एज ए एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन के रूप में यूज होती हैं। याद रखिएगा, ये मेडिकेशन आपको बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलती हैं। सोडियम वेलपोरेट है, कार्बिमेजापाइन है, ये दोनों ड्रग्स हैं, वो क्या होती है, सीजर्स के ट्रीटमेंट के अंदर हम काम में लेते हैं, सीजर्स के ट्रीटमेंट में हम काम में लेते हैं। उसके बाद मैंने कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। तो पहला जो पॉइंट जो कि मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है मेरी क्लास में, तो जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो पॉइंट देखिए, सोडियम वेलपोरेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अपसेंट सीजर और फिट मालसी। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन रहा है कि जो सोडियम वेलपोरेट है वो अपसेंट सीजर्स की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। ये आप लोगों के लिए एक बन गया है एमसीक्यू। ठीक है, कि सोडियम वेलपोरेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपसेंट सीजर। तो मतलब सोडियम वेलपोरेट कहाँ देनी है, अपसेंट सीजर में। सोडियम वेलपोरेट, सोडियम वेलपोरेट है वो कहाँ दी जाएगी, इन अपसेंट सीजर, इन अपसेंट सीजर। अपसेंट सीजर्स के अंदर सोडियम वेलपोरेट वो ड्रग दी जाती है, तो ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, DOC, ड्रग ऑफ चॉइस। याद रखिएगा स्टूडेंट, सीधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अपसेंट सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या है, सोडियम वेलपोरेट। नेक्स्ट वन, acute pancreatitis is the fatal complication of sodium वेलपोरेट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन है जिसकी वजह से acute pancreatitis हो सकता है। ठीक है, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जिसकी वजह से acute pancreatitis हो सकता है। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, एमसीक्यू आ सकता है, वेरी मोस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम वेलपोरेट का जो सबसे फैटल, सबसे घातक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मीनिंग होता है स्टूडेंट, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मतलब है अक्यूट इन्फ्लामेशन, अक्यूट इन्फ्लामेशन, अक्यूट एंड सडन इन्फ्लामेशन इन द पेनक्रियाज। और अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का जो सबसे क्लासिकल साइन होता है वो क्या होता है, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का जो सबसे क्लासिकल साइन होता है स्टूडेंट, वो होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ, इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम अमाइलेज, सीरम अमाइलेज, सीरम अमाइलेज एंजाइम, सीरम अमाइलेज एंजाइम का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अराउंड द 5 MEq पर लीटर। ठीक है, 5 मिली इक्विलेंट, 500 मिली इक्विलेंट पर लीटर तक ये इंक्रीज हो जाता है। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में कितना चला जाता है, 5 मिली इक्विलेंट पर लीटर। बट इन क्रोनिक, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बट इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ये दोनों आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीरम अमाइलेज, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर सीरम अमाइलेज का लेवल कितना हो जाता है, या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर सीरम अमाइलेज का लेवल कितना हो जाता है। तो अक्यूट के अंदर चला गया था जो लेवल, कितना चला गया, 500 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चला गया। बट इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस यही सीरम अमाइलेज का लेवल कहाँ कितना चला जाएगा, 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो वो, या ये दोनों, आई थिंक ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होंगी, ये दोनों चीजें आपकी स्टडी को कोरिलेट करेंगी। और ये दोनों क्वेश्चन, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोगों ने बहुत बार इनको देखा होगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग की पॉइंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग की पॉइंट्स। तो नर्सिंग की पॉइंट्स की बात करें, अगर किसी सीजर्स, जिस पेशेंट को कन्वर्जेंस आ रही है या सीजर्स है, उस पेशेंट की अगर आप केयर कर रहे हो तो उस समय सबसे जो प्रायोरिटी वाला काम होता है वो हमारा यही होता है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा प्रायोरिटी वाला काम होता है कि प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी।
हमें पेशेंट को इंजरी होने से बचाना है, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, इसका मतलब ये है कि पेशेंट कैन बी फॉल फ्रॉम बेड। अब वो पेशेंट है, वो बेड से भी गिर सकता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, साइड रेल्स का यूज करना है। साइड रेल्स का हमें क्या करना है स्टूडेंट, यूज करना है। असिस्ट असिस्ट इन डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, असिस्ट इन एक्टिविटी ऑफ एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग की एक्टिविटी मतलब वॉशरूम के लिए जाना, नहाना धोना, वॉक करना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों के अंदर क्या हो सकता है कि कभी भी पेशेंट को सीजर आ जाए और पेशेंट गिर के सर में उसके चोट लग जाए और बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट जब भी अपनी डेली डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर रहा है, नहाने धोना ऐसा काम कर रहा है, अपना डेली रूटीन का जो काम कर रहा है, उस काम में हमें पेशेंट को क्या करना है, असेस करना है, मॉनिटर करके रखना है कि क्या उसको सीजर तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सीजर आने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ओरा स्टेज आती है, एक स्टेज आती है ओरा, जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट पेशेंट को मोस्ट कॉमनली है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। तो अगर ऐसी कुछ बात आपको सामने लगती है, पेशेंट अगर कुछ आपको बताता है कि यहाँ ऐसी स्मेल आए, तो आपके लिए वो एक इंडिकेटिंग साइन है। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपके लिए वो एक इंडिकेटिंग साइन है कि ये ओरा स्टेज हो चुकी है, हो सकता है कि अब मेरे पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। उस समय आप पेशेंट को ला करके आप बेड पे बिठा दीजिए या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे आप पेशेंट को लेटा सकते हैं, ताकि पेशेंट को जब भी सीजर आए तो वो अपने आप को, साथ के साथ सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को चोट ना पहुंचे, किसी दूसरों को भी कोई हार्म ना करे। ठीक है। नेक्स्ट वन है नॉट फोर्स द टंग ब्लेड ड्यूरिंग द सीजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हमें ये कह दिया गया है कि जब भी सीजर आए तो टंग बाइट को प्रिवेंट करना है। ठीक है, प्रिवेंट टंग बाइट, प्रिवेंट टंग बाइट। हमें ये कहा गया है, हमने यही पढ़ा है कि जब भी पेशेंट को सीजर आए तो हमें कोशिश करनी है कि पेशेंट को टंग बाइट ना हो जाए। तो अब इस टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए क्या, मान लीजिए आपके पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, आप भूल गए या पेशेंट को सीजर आ गए, आपने लिया टंग डिप्रेसर लिया और उसके मुंह में घुसाने के लिए आप लगे हुए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसके दांत तोड़ दोगे। ठीक है, हो सकता है आप खुद उसको इंजर्ड कर दो, आप उसकी जीभ को डैमेज कर दो, उसको चोट पहुंचा दो, या फिर उसके दांत ही तोड़ सकते हो आप टंग डिप्रेशर की। भाई मेरे को तो ये बताया गया, मैं तो ये काम लगा करके ही रहूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किसी चीज को फोर्स नहीं करना है हमें। ठीक है, अगर हेल्पफुली इजीली अगर हम उस टंग डिप्रेशर को अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, हम करेंगे। लेकिन अगर फोर्स अगर नहीं जा रहा है, मान लीजिए पेशेंट ने बहुत ही अच्छे से अपने मुंह को बंद कर रखा है, ट्विस्ट कर रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बस जबरदस्ती लगे हुए हैं वहां के मुंह खोलो और टंग डिप्रेशर घुसा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करना है, डू नॉट फोर्स द टंग ब्लेड ड्यूरिंग सीजर, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसको खुद एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप खुद उसको इंजर्ड कर दोगे। तो इन दो बातों का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दोनों बातें क्या हैं, हमारी दोनों बातें हैं कि हमें पेशेंट को इंजरी से बचाना है, और कभी भी हमें ड्यूरिंग सीजर, जब उसको सीजर आ रहे हैं पेशेंट को, तो उस समय टंग डिप्रेशर है उसको हमें फोर्स नहीं करना है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं इस सीजर्स के अंदर। आई होप आप लोगों के जो सीजर्स टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नया टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करें तो ब्रेन ट्यूमर के में क्या हो सकता है। ठीक है, कि ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर आर द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ट्यूमर क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। क्या होते हैं ट्यूमर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नॉन एज ट्यूमर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से ट्यूमर, जो सेल्स है उनका एक क्लस्टर बन चुका है, और वही क्या कहलाता है, ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर की बात करें, अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर, हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करें ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर कौन कौन से हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ग्लियोमा और मेनिंजियोग्लियोमा। ठीक है, ग्लियोमा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ग्लियोमा और मेनिंजियोग्लियोमा। मेनिंजियोग्लियोमा है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, किसका है, ब्रेन
ट्यूमर का। अब ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू का काम करेगा। ये वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? ग्लियोमा होता है और मेनिंजियोग्लियोमा, ग्लियोमा और मेनिंजियोग्लियोमा। ठीक है, ये दोनों टाइप के, ये दोनों टाइप, ये जो दोनों ट्यूमर हैं ये ब्रेन के मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। ठीक है, ब्रेन के अंदर हो सकता है कोई भी ट्यूमर है, ट्यूमर हो सकता है आपका, ट्यूमर में भी मेलिग्नेंट, और बिनाइन। ट्यूमर में भी मेलिग्नेंट और बिनाइन, मेलिग्नेंट और बिनाइन का मतलब हो सकता है कि कैंसरियस ट्यूमर हो जो मेटास्टेसिस के साथ या स्प्रेड हो रहा हो, जो मेटास्टेसिस हो सकता हो। और बिनाइन ट्यूमर वो जो जहाँ पे हुआ है उसी जगह पे वो एनकैप्सुलेटेड रहता है अपना। ठीक है, तो हो सकता है ब्रेन के अंदर दो प्रकार के ट्यूमर हो, मेलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकते हैं, साथ के साथ में बिनाइन ट्यूमर भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सॉरी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस एरिया के अंदर ब्रेन के अंदर ट्यूमर हुआ है उस एरिया से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर, जब भी ब्रेन ट्यूमर डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर एरिया के ब्रेन के जिस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो ट्यूमर हुआ है वो उसको कंप्रेस करेगा, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से उस पार्ट की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो हम देख रहे हैं, पहला है इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? अगर आपने मेडिकल नर्सिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्रैश कोर्स की सभी क्लासें अगर अटेंड कर रखी हैं तो आई होप आपको इस सवाल का आंसर पता होगा। नॉर्मली 7 to 14 mm ऑफ एच जी इज द नॉर्मल आईसीपी। 7 से 14 mm ऑफ एच जी होता है मोस्ट कॉमन नॉर्मल क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके बाद होता है ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया। और जैसे ही ट्यूमर डेवलप हुआ, ट्यूमर क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर ब्रेन है उसके ऊपर आईसीपी, आईसीपी का सबसे फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स क्या था, वही सिम्टम्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या फिर आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आईसीपी बढ़ा तो आईसीपी बढ़ते ही क्या हो जाएगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अल्टरेशन आ जाएंगे। साथ के साथ वहाँ पे नोजिया और वॉमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है। ट्यूमर अगर हाइपोथैलेमस रीजन के आसपास है तो हो सकता है कि इम्पेयर्ड टेम्परेचर रेगुलेशन भी हो सकता है। इम्पेयर्ड टेम्परेचर रेगुलेशन है तो वहाँ पे टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो भी क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड हो सकता है। टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो भी क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स, इम्पेयर्ड हो सकता है। तो ये तो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपके ब्रेन ट्यूमर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ब्रेन ट्यूमर में सबसे पहले क्या मिलेगा, आईसीपी इंक्रीज होगा, आईसीपी के इंक्रीज होते ही आईसीपी के इंक्रीज होते ही अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग है, और इम्पेयर्ड लेवल ऑफ टेम्परेचर, इम्पेयर्ड टेम्परेचर रेगुलेशन, जो बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है वो आपको इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर अकॉर्डिंग टू द एरिया इन्वॉल्व, कि जो भी पर्टिकुलर एरिया इन्वॉल्व किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैं जूम किया है मैंने इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए आपका ब्रेन ट्यूमर पेराइटल लोब के अंदर है, अगर आपका ब्रेन ट्यूमर पेराइटल लोब के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है, कोड सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टेस्ट है, स्मेल है, साइट है, हियरिंग, टेम्परेचर है, इनके अंदर क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन। ये जो फंक्शन है, मतलब अगर मान लीजिए पेराइटल लोब के फंक्शन है, पेराइटल लोब के फंक्शन अगर इम्पेयर्ड हो रहे हैं, अगर पेराइटल लोब के अंदर ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो पेराइटल लोब के फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे इम्पेयर्ड। अब पेराइटल लोब का फंक्शन क्या है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, साइट है, हियरिंग है, टेम्परेचर और पेन है, इन सब का सेंसेशन करना है। तो ये जो भी पेराइटल लोब के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। इम्पेयर्ड होने का मतलब है इनके अंदर क्या होने शुरू हो जाएंगे, अल्ट्रेशन। तो पहला तो ये है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हम बात करें परसेप्शन, अल्ट्रेशन इन परसेप्शन। पेशेंट को जो देख रहा है उसको वो अच्छे से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा, वही परसेप्शन होता है। अगर उसको अच्छे से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है तो हो सकता है उसको हेलुसिनेशन वगैरह हो या इल्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं। वो सारे सिम्टम्स अगर पेराइटल लोब के अंदर ब्रेन ट्यूमर है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन है
रिकॉग्निशन ऑफ फेस एंड ऑब्जेक्ट, लोगों को भूलने लग जाएगा, याददाश्त चली जाएगी। ठीक है, इंटरनल सेंसेशन, हंगर, बॉडी पेन, टेम्परेचर, इन सब का उसको पता भी नहीं होगा। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जिस लोब के अंदर अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है, वो उसी लोब से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब जैसे हम बात करें फ्रंटल लोब के अंदर हो रहा है, फ्रंटल लोब के अंदर है, ठीक है, तो फ्रंटल लोब में होगा अटेंशन और कंसंट्रेशन। अटेंशन और कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। थिंकिंग की जो स्पीड है, पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगे, उसकी थॉट अब नॉर्मल थॉट्स हो जाएंगी, अब नॉर्मल थॉट, अब नॉर्मल थॉट। मेमोरी और लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अच्छे से याद नहीं रख पाएगा और कोई चीज सीख नहीं पाएगा। इमोशनल और इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाएगा उसका। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल सिचुएशंस एंड बिहेवियर अप्रोप्रिएट, तो ये सारी चीजें उसकी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती हैं अगर आपका जो पेशेंट है उसको ब्रेन ट्यूमर, अगर आप उसके फ्रंटल लोब के अंदर उसको प्रॉब्लम है तो। उसके साथ साथ ये देखिए, ब्रॉडकास्ट स्पीच एरिया, अगर पेशेंट के फ्रंटल लोब के अंदर ट्यूमर है तो डेफिनेट है कि हमारे पेशेंट को फ्रंटल लोब के अंदर अगर ट्यूमर है तो वो क्या होगा, फ्रंटल लॉब के ट्यूमर की वजह से ब्रॉडकास्ट स्पीच एरिया है वो भी डैमेज हो जाएगा। डैमेज होगा तो पेशेंट को बोलने में काफी दिक्कत हो जाएगी। मोटार कॉर्टेक्स, मोटार प्राइमरी मोटार कॉर्टेक्स में ये लिखा है कि कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन के साथ जो मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कोऑर्डिनेशन के साथ जो मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कंडीशन है, वो भी अगर फ्रंटल लोब के अंदर ट्यूमर हो तो हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर टेम्पोरल लोब के अंदर, अगर टेम्परल लोब के अंदर ब्रेन ट्यूमर हो तो क्या 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 साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, मेमोरी और लर्निंग, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फेस, आइडेंटिफाइंग द इमोशन इन अदर। ठीक है, जो वो लोगों को देख के पहचान नहीं पाएगा, वो ऑब्जेक्ट को देख के पहचान नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे सामने आईपैड रखा है, सीजर रखा हुआ है, ठीक है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ यहाँ सामने रखा है, लेकिन अगर मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ये उन सब चीजों को, ऑब्जेक्ट को देख के जो भी इंडिविजुअल आपका पेशेंट है वो पहचान नहीं पाएगा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है वर्निक्स एरिया। ये वर्निक्स एरिया के अंदर क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच, लैंग्वेज और स्पीच की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इन केस अगर ट्यूमर है वो आपके टेम्पोरल लोब के अंदर है और वहां पर वर्निक्स एरिया को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है तो। नेक्स्ट वन ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर अगर ट्यूमर होगा तो विजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी, साइट, विजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन विजन प्रॉब्लम। पेशेंट को विजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी, कब आएगी, जब अगर पेशेंट का जो ब्रेन ट्यूमर है वो कब कहाँ पर हो, पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर अगर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है। अगर सेरिबेलम के अंदर होता है तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, पेशेंट है वो सही से चल नहीं पाएगा, गैट डिस्टर्बेंस होगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा अपने हाथ की पैरों की मूवमेंट को। अगर ट्यूमर ब्रेन ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, अगर ट्यूमर ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करके रख रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अलर्टनेस, ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, स्वेलोविंग, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारे के सब में क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाते हैं, अल्टर्ड फंक्शन। ठीक है, इन ये सारे फंक्शन है वो ब्रेन के, ये जो सारे फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड हो जाते हैं, और जो भी इंडिविजुअल होता है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये है हमारा, ये है कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया, और ब्रेन ट्यूमर में मैंने आप लोगों को यही बताया कि मोस्ट कॉमन जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो कौन से होते हैं। मोस्ट कॉमन होता है ग्लियोमा और मेनिंजियोग्लियोमा होता है। ठीक है, अगर उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स में है तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि अगर जिस भी ब्रेन ट्यूमर के जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस एरिया के अंदर ट्यूमर हुआ है, ब्रेन के किस एरिया के अंदर ट्यूमर हुआ है, उस पर डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें कि आपके अंदर जो भी आपका इंडिविजुअल पेशेंट है उसके अंदर कैसे साइन एंड सिम्टम्स है वो आ रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रेश कोर्स की क्लास हैं वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।